नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम ब्लैक फंगस के बारे में चर्चा करेंगे। आजकल बहुत सारे लोग हमको ब्लैक फंगस के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। डेली नया क्वेश्चन आ रहा है। कुछ लोग पूछ रहे हैं क्या ब्लैक फंगस हमारे शहर में आ गया है, क्या ब्लैक फंगस कोरोना जैसा डेंजरस है, क्या ब्लैक फंगस किसी का अगर है तो उससे हमको हो जाएगा। तो ये अगर आप वीडियो लास्ट तक देखते हैं तो आपका जितना भी डाउट्स है, मैं उम्मीद करता हूँ सारे डाउट इस वीडियो से क्लियर हो जाएगा और आपको इसके लिए कोई दूसरा जगह में जाने की जरूरत नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं, इस टॉपिक के बारे में जानते हैं। ब्लैक फंगस एक्चुअली कोई नया फंगस नहीं है, ये बहुत ही पुराना फंगस है। ये हमारा साथ बहुत सालों से रहता आ रहा है, हमारे घर में रहता है, कभी कभी हमारा बॉडी के अंदर भी रहता है। हाँ, हमारा बॉडी के अंदर ही रहता है, आप सही सुना है। जो अपने घर में कभी ब्रेड बहुत दिन तक रखा होगा और उसके ऊपर जो फंगस जम जाता है, ये वही फंगस है। आपके अगर सब्जी बहुत दिन तक रहता है और उसमें जो काला कलर का जो फंगस होता है, ये वही फंगस है। एक्चुअली फंगस का कुछ स्पोर होता है। स्पोर मतलब इनएक्टिव मटेरियल, यानी जैसे कि हम बोलेंगे कोई पेड़ का कोई सीड हुआ, कोई बीज हुआ, अगर वो कहीं पे गिर जाता है, वहां पे क्या वो सब जगह में उससे पौधा होता है, सब जगह में उसका ग्रोथ होता है? नहीं होता ना। वैसे एग्जैक्टली ये फंगस का जो स्पोर है, हवा में है, मिट्टी में है, हमारे बॉडी के अंदर भी है, लेकिन वहां पे वो ग्रोथ नहीं हो पाता है, वहां से उसका कोई वो डिजीज नहीं कर पाता है। क्यों नहीं कर पाता है? क्योंकि उसको अच्छा फेवरेबल यानी अच्छा क्लाइमेट चाहिए जहां पे वो ग्रोथ हो सके। तो किस क्लाइमेट में बढ़ता है? तो आपके मन में ये डाउट होगा कि पहले अगर ये फंगस था तो ये म्यूकोरमाइकोसिस, ये जो ब्लैक फंगस पहले इंसान को क्यों नहीं होता था और आजकल ही क्यों हो रहा है? तो इसके बारे में हम आपको बताते हैं। म्यूकोरमाइकोसिस पहले भी होता था, लेकिन इसका जो इंसिडेंस है ये कम था, क्योंकि इतना इम्यूनोसप्रेशन नहीं था। और ये ऐसा एक फंगस है, सब में बीमारी नहीं करता है, जिसका इम्यूनिटी बहुत ही कम है, जिसका बॉडी का जो डिफेंस सिस्टम बहुत ही वीक है, ये सिर्फ वहीं पे डिजीज करता है, उन लोगों को बीमारी करता है, सबको नहीं करता है। अगर ब्लैक फंगस मेरे अंदर भी है, अगर मेरा इम्यूनिटी सही है, तो मुझे वो ब्लैक फंगस का जो बीमारी है, जो सिम्टम्स है, वो नहीं कर पाएगा। जिसका इम्यूनिटी डाउन है, किस किस का इम्यूनिटी डाउन है? किसी का अगर HIV एड्स है, उसका इम्यूनिटी डाउन है, वहां पे ये ब्लैक फंगस कर सकता है बीमारी। किसी का अगर बहुत सालों से डायबिटीज है और उसका शुगर एकदम कंट्रोल नहीं होता है, यानी 400-500 से ज्यादा रहता है हमेशा, तो उसका ये होने का चांसेस रहता है। अगर कोई ट्रांसप्लांट पेशेंट, यानी किसी का अगर किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, किसी का बोन मैरो ट्रांसप्लांट हुआ है, किसी का लॉन्ग या लिवर ट्रांसप्लांट हुआ है, ये ट्रांसप्लांट करने के बाद कुछ इम्यूनोसप्रेशन मेडिसिन दिया जाता है, जिसके वजह से इम्यूनिटी डाउन हो जाता है, और इन लोगों में भी ये ब्लैक फंगस का प्रॉब्लम पाया जाता है। और अगर किसी का बहुत सालों से कैंसर है और कैंसर के लिए कोई केमोथेरेपी चल रहा है या रेडिएशन थेरेपी चल रहा है, तो उनको भी ये ब्लैक फंगस का होने का चांसेस है। अगर किसी को हाई डोज स्टीरॉयड, और वो भी लॉन्ग टर्म के लिए, अच्छा से सुनिए, यानी बहुत ज्यादा डोज और बहुत दिनों तक अगर कोई स्टीरॉयड खाता है, उसका इम्यूनिटी कम हो जाता है, उसका शुगर लेवल बढ़ जाता है, और ये फंगस वो शुगर लेवल जिसमें ज्यादा होता है वहां पे ये ग्रोथ अच्छा करता है। तो ये है जो नॉर्मल सिचुएशन जहां पे पहले पाया जाता था, जिन लोगों में ये ब्लैक फंगस का बीमारी पहले होता था, लेकिन ये कम पाया जाता, इतना रिपोर्टेड नहीं होता था। तो ये ब्लैक फंगस आजकल सडनली इतना ज्यादा क्यों हो रहा है? मेन रीजन है कोविड की वजह से। कोविड के पेशेंट में अपना जो बॉडी का इम्यूनिटी है वो डाउन हो जाता है, क्योंकि कोविड में अपना जो लिम्फोसाइट होता है, जो डिफेंस सिस्टम का सबसे बड़ा पार्ट होता है, जिसमें CD4 CD8 लिम्फोसाइट होता है ना, ये उनका नंबर कम हो जाता है, जिसके वजह से बॉडी का जो इम्यूनिटी डाउन हो जाता है। तो कोविड के वजह से तो डाउन होता है, और म्यूकोरमाइकोसिस केसेस कुछ इसके वजह से पाया जाता है। दूसरा रीजन है कोविड का ट्रीटमेंट के वजह से। कोविड के ट्रीटमेंट में लंबे समय तक स्टीरॉयड दिया जाता है, बहुत सारे केसेस में दिया जाता है, क्योंकि स्टीरॉयड लाइफ सेविंग होता है। लेकिन अगर ये स्टीरॉयड बहुत ज्यादा दिन तक हाई डोज में चलता है, तो इसमें इम्यूनिटी भी कम हो जाता है, जिसके वजह से आपका म्यूकोरमाइकोसिस का केसेस भी बढ़ जाता है। अगर ये म्यूकोरमाइकोसिस किसी को है, ब्लैक फंगस अगर किसी को है, तो क्या क्या सिम्टम्स होता है? आपको कैसे पता चलेगा कि किसी को ब्लैक फंगस हुआ है या म्यूकोरमाइकोसिस हुआ है? एक्चुअली म्यूकोरमाइकोसिस का बहुत वेराइटीज होता है, बहुत टाइप से होता है। जो फर्स्ट होता है, जो सबसे डेंजरस वाला होता है, वो होता है राइनो ऑर्बिटल सेरेब्रल म्यूकोरमाइकोसिस। इसका इतना बड़ा लंबा नाम क्यों है? तो फर्स्ट होता है राइनो, यानी नोज को साइंस में राइनो बोलते हैं। ये जो म्यूकोरमाइकोसिस का स्पोर होता है, नाक के थ्रू अंदर जाता है। हमने बोला कि इसका जो स्पोर है, ये जो फंगस है, हवा में भी मिलता है,
तो ये जब नाक के अंदर से जाता है, अगर किसी का बॉडी डिफेंस सिस्टम बहुत वीक है, वहाँ पे वो धीरे धीरे ग्रोथ करने लगता है। तो वहाँ पे जब ये ग्रोथ करता है तो उसका जो सिम्टम्स क्या होता है, नाजल कंजेशन यानी नाक ब्लॉक हो जाता है, नाक से ब्लैक कलर का डिस्चार्ज निकलता है। अब किसी किसी का साइनोसाइटिस यानी यहाँ पे दर्द होने लगता है, स्किन के ऊपर ब्लैक कलर हो जाता है, जिसकी वजह से इसको ब्लैक फंगस बोलते हैं। और ये धीरे धीरे अगर ट्रीटमेंट सही टाइम से नहीं होता है, अगर किसी का डायग्नोसिस सही टाइम से नहीं होता है, तो क्या होता है, ये जो फंगस है आपका यहाँ से साइनस यानी आपका जो ये जो बोन होता है, चिक बोन होता है, इसको मैक्सिलरी साइनस बोलते हैं। इसके अंदर एक हवा भरा हुआ जगह होता है, तो वहाँ पे ग्रोथ होता है और ये साइनस के थ्रू आपके आइज के अंदर यानी ऑर्बिट के अंदर भी पेनिट्रेट कर जाता है, यानी आइज के अंदर घुस जाता है। जब आइज के अंदर जाता है, वहाँ पे क्या प्रॉब्लम होता है, जिस पेशेंट को ये आइज में म्यूकोरमाइकोसिस होता है, उसको देखने में प्रॉब्लम होता है, कभी कभी धुंधला दिखता है, कभी कभी एकदम ही नहीं दिखता है, किसी का कभी कभी आपका जो आंख है बाहर आ जाता है, हेडेक भी होता है। तो ये आइज का सिम्टम्स है। तो इसके बाद अगर किसी का ट्रीटमेंट फिर भी नहीं हुआ तो लास्ट में क्या करता है, आपका ब्रेन के अंदर घुस जाता है, इसको बोलते हैं सेरेब्रल म्यूकोरमाइकोसिस। तो ब्रेन में जाता है तो क्या होता है, हेडेक होता है, अपना मेमोरी का प्रॉब्लम हो जाता है। तो ब्रेन के अंदर जब पहुंच जाता है, ये फंगस ग्रो करता है, तो ब्रेन के जो ग्रे मैटर है यानी जो ब्रेन का टिश्यू है उसको कंप्रेस कर देता है, जिसकी वजह से ब्रेन का ये सारे सिम्टम्स, जिस एरिया में ये फंगस रहता है उस एरिया ब्रेन का डैमेज हो जाता है और बहुत सारे सिम्टम्स मिलता है। तो ये हुआ राइनो ऑर्बिटल सेरेब्रल म्यूकोरमाइकोसिस। और एक वेराइटी होता है क्या, पल्मोनरी म्यूकोरमाइकोसिस, यानी हमारे जो फेफड़े हैं, लंग्स है, उसके अंदर भी ये म्यूकोरमाइकोसिस होता है। जब हवा से आपके नोज के थ्रू ये फेफड़े के अंदर जाता है, लंग्स के अंदर जाता है, तो ये पल्मोनरी म्यूकोरमाइकोसिस होता है। अगर किसी को ऐसे होता है, क्या होता है, सूखी काशी होता है, बहुत दिन तक काशी होता रहता है और ये नॉर्मल एंटीबायोटिक खाने से ठीक नहीं होता है, कभी कभी ब्लड निकलता है, काशी से ब्लड निकलता है। तो ये होता है आपका पल्मोनरी म्यूकोरमाइकोसिस। और ये सेम म्यूकोरमाइकोसिस यानी जो ब्लैक फंगस कभी कभी स्टोमक में भी चले जाता है, जिसकी वजह से हमारा जो जीआई सिस्टम है वो भी पूरा अफेक्ट हो जाता है। जीआई सिस्टम यानी स्टोमक, आपका इंटेस्टाइन, ये सब में जब रहता है तो ब्लडी स्टूल यानी स्टूल में आपका ब्लड आने लगता है, पेट में दर्द होता है, जॉइंट को भी अफेक्ट करता है। जॉइंट म्यूकोरमाइकोसिस यानी हमारा जो बॉडी में जो भी घुटनों माने नी जॉइंट, एल्बो जॉइंट, जो भी जॉइंट होता है, ये चीजों को भी अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से वहां पे आपका आर्थराइटिस यानी जॉइंट पेन भी होता है। और क्या होता है, क्यूटेनियस म्यूकोरमाइकोसिस यानी सिर्फ स्किन के ऊपर भी ये इन्फेक्शन करता है और स्किन काला हो जाता है, वहाँ पे काला होकर वहाँ पे घाव भी होने लगता है। ये होता है क्यूटेनियस म्यूकोरमाइकोसिस। और कभी कभी किडनी को अफेक्ट करता है और हार्ट को भी अफेक्ट करता है। तो ओवरऑल ये जो म्यूकोरमाइकोसिस एक ऐसा बीमारी है जो बॉडी में सारे ऑर्गन को अफेक्ट कर सकता है, लेकिन याद रखिए ये सबको नुकसान नहीं पहुंचाता है। जिन लोगों का इम्यूनिटी बहुत ही खराब है उन लोगों को सिर्फ ये डैमेज कराता है। तो ये हो गया सारे सिम्टम्स, आपको पता चल गया कि क्या क्या सिम्टम्स म्यूकोरमाइकोसिस में पाया जाता है। तो आपको पता कैसे चलेगा और आप खुद से क्या डायग्नोसिस कर सकते हैं ये सिम्टम्स से? हाँ, कर सकते हैं, लेकिन इसको कंफर्म करने के लिए म्यूकोरमाइकोसिस को और भी कुछ टेस्ट की जरूरत होता है। क्या क्या टेस्ट होता है? फर्स्ट होता है आपका हिस्ट्री लेना पड़ता है, यानी हिस्ट्री होगा कि पेशेंट का इम्यून सप्रेशन है, यानी बॉडी का जो उसका इम्यूनिटी है बहुत कम है, या उस बहुत दिन से स्टीरॉइड खा रहा है, या उसका बहुत दिन से डायबिटीज है, या जो जो केसेस हमने बताया पहले से, ये सारे अगर किसी का है तो ये रिस्क फैक्टर है, यानी इसका ये चीज हो सकता है। इसके बाद इसको कंफर्म करने के लिए डॉक्टर लोग क्या करते हैं, इसको सीटी स्कैन करते हैं। सीटी स्कैन, एमआरआई, ये सारे करके देखा जाता है कि ये जो फंगस है बॉडी में कहाँ कहाँ तक पहुंचा है और है कि नहीं। इसके बाद और एक टेस्ट होता है आपका कल्चर टेस्ट होता है, यानी आपका अगर नोज से कुछ सिक्रेशन आता है उसको लेके कल्चर किया जाता है, लेबोरेटरी में देखा जाता है कि यहाँ पे ये फंगस है कि नहीं तो और क्या होता है, आपका हिस्टोपैथोलॉजी एग्जामिनेशन होता है, यानी बायोप्सी होता है। थोड़ा सा मांस का टुकड़ा काट के लॉन्ग्स में अगर सस्पेक्ट करें, लॉन्ग्स से थोड़ा सा टिश्यू काट के उसको टेस्ट किया जाता है। अगर आपका नोज के अंदर सस्पेक्ट किया जाता है, वहां से थोड़ा टिश्यू लेके बायोप्सी किया जाता है। तो ये बायोप्सी करने के बाद पता चलता है, वहां पे बायोप्सी में कुछ स्टेन देके यानी कुछ कलर मटेरियल देके वहां पे वो अलग सा प्रोसीजर है, उससे थ्रू पता चलता है कि ये पेशेंट का म्यूकोरमाइकोसिस है या नहीं। ब्लड का भी कुछ टेस्ट किया जाता है, जिससे सीबीसी किया जाता है, आपका HB1AC यानी ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन का लेवल किया जाता है, आपका शुगर टेस्ट किया जाता है, आपका ये सर किया जाता है, CRP किया जाता है। तो ब्लड का टेस्ट भी बहुत सारा
किया जाता है। तो ये सारे टेस्ट के बाद कंफर्म होता है कि आपका म्यूकोरमाइकोसिस है। तो म्यूकोरमाइकोसिस किसको हो गया तो ये क्या ट्रीटेबल है? तो अगर अर्ली स्टेज में इसका डायग्नोसिस होता है तो इसका ट्रीटमेंट संभव है। अगर अर्ली स्टेज में डिटेक्ट होता है तो इतना फाटल नहीं होता है। फाटल मतलब आदमी को जानलेवा नहीं होता है, यानी इंसान इसमें मर नहीं जाता है। तो दवाई क्या क्या अवेलेबल है इसके लिए? जो फर्स्ट दवाई आजकल यूज हो रहा है वो है एम्फोटेरिसिन बी। लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी सबसे ज्यादा इफेक्टिव है, लेकिन ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग दवाई है। इसे ऐसे कोई घर में बैठे नहीं ले सकता है। इसका इंजेक्शन आता है और एक एक इंजेक्शन बहुत महंगा भी होता है, जिसका यानी मार्केट प्राइस तो 7-8 हजार का होता है और आजकल मिलता नहीं है मार्केट में, जिसकी वजह से इसका ब्लैक में भी और ज्यादा दाम में लोग बेच रहे हैं। और एक एक कोर्स करने में आपको पकड़ लीजिए मिनिमम तो आपका 2-4 लाख लग ही जाता है। तो ऐसा एक तो महंगा है, उसके बाद साइड इफेक्ट भी बहुत ज्यादा है। साइड इफेक्ट फर्स्ट क्या होता है, आपका किडनी को डैमेज कर देता है, ये किडनी के ऊपर उसका इफेक्ट रहता है। इसीलिए हमेशा मॉनिटरिंग करके, यानी किडनी फंक्शन टेस्ट, लंग फंक्शन टेस्ट, ये सारे टेस्ट करने के बाद ही ये दवाई दिया जाता है। और दवाई जब दिया जाता है उसके बाद रेगुलर आपका किडनी का टेस्ट किया जाता है। इसमें आपका इलेक्ट्रोलाइट यानी बॉडी का जो पोटेशियम लेवल वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से बाहर से पोटेशियम सप्लीमेंट भी दिया जाता है। और ये म्यूकोरमाइकोसिस का जो ट्रीटमेंट है इसके लिए बहुत सारा डॉक्टर की जरूरत होता है, यानी एक डॉक्टर इसका ट्रीटमेंट नहीं कराते हैं। अगर आपका आईज का इन्वॉल्वमेंट हो गया है तो आपको ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट यानी आई स्पेशलिस्ट की जरूरत होगा। अगर आपका मैक्सिला यानी ये चीक बोन और इसके अंदर अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ है, इसके लिए आपका डेंटिस्ट की जरूरत होगा, क्योंकि इस बीमारी में आपका डेंटल प्रॉब्लम भी होता है, दांत निकल जाता है, हिलने लगता है। और ईएनटी स्पेशलिस्ट की जरूरत भी होता है। अगर ब्रेन अफेक्टेड हुआ है तो आपको न्यूरोसर्जन का जरूरत बिल्कुल होगा, न्यूरोलॉजिस्ट की जरूरत भी होगा। वैसे आपका अगर लंग्स अफेक्टेड हुआ है तो टीबी चेस्ट जो स्पेशलिस्ट होते हैं उनका भी हेल्प लिया जाता है। तो ये एक मल्टी डिसिप्लिनरी यानी बहुत सारे डॉक्टर टीम मिलके इसको इलाज करते हैं। ये दवाई से अगर ये ठीक नहीं होता है और बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव हो गया है तो इसमें बहुत सारा सर्जरी भी किया जाता है। यानी अगर आपका आंख ऑलरेडी डैमेज हो गया है और आपका आंख में दिख नहीं रहा है और आपका प्रोप्टोसिस यानी आंख बाहर निकल के आ जा रहा है, तो नहीं तो आपका अगर ऑप्टिकल नर्व पूरा डैमेज हो गया है, उस केसेस में एक्जेंटेरेशन यानी आपका आईज को पूरा बाहर निकाल दिया जाता है, क्योंकि आपको सेव करना है तो मर जाएंगे। तो वैसे आपका अगर मैक्सिला यानी इस बोन के अंदर एकदम फैल गया है तो वहाँ पे इसको मैक्सिलोटोमी यानी इस साइड में बोन काट के निकाल दिया जाता है। ब्रेन के अंदर से भी ऐसे कुछ टिश्यू निकाल दिया जाता है अगर बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हो गया है तो वैसे बहुत सारा सर्जरी किया जाता है। वो जो डॉक्टर है वो डिसाइड करते हैं ये दवाई से ठीक होगा या सर्जरी से होगा। ट्रीटमेंट के साथ साथ इसका टेस्ट भी किया जाता है कि ये ठीक हुआ कि नहीं, सीटी स्कैन रेगुलर बेसिस में किया जाता है। और आपका दवाई अगर लेते हैं तो ब्लड का टेस्ट करना पड़ता है और शुगर लेवल भी चेक करना पड़ता है। तो ये एक ऐसा बीमारी है अगर अर्ली स्टेज में ट्रीटमेंट करते हैं तो इतना फाटल नहीं है, यानी आदमी नहीं मरेगा। अगर ये बहुत लेट में डायग्नोसिस होता है तो इससे पेशेंट मर सकता है, फाटल होता है। तो इससे आप कैसे बच सकते हैं, इसका प्रिवेंशन कैसे किया जा सकता है? तो इसका जो मेन प्रिवेंशन है, अगर किसी को कोविड यानी कोरोना का बीमारी से कोई आया है तो उसको ज्यादा दिन तक स्टीरॉयड मत चलाइए। जितना दिन जरूरत है अर्जेंट उतना दिन चलाइए। बहुत सारे केसेस में पाया गया है कि शॉर्ट कोर्स यानी 10 से 15 दिन का स्टीरॉयड ही देना पड़ता है, ज्यादा नहीं देना होता है। ज्यादा देने से आपका प्रॉब्लम हो सकता है। अगर कोई कोविड पेशेंट है तो उसको बोलिए कि उसके आसपास अगर कोई कंस्ट्रक्शन हो रहा है वहाँ पे मत जाए, क्योंकि कंस्ट्रक्शन साइड में ये फंगस का स्पोर ज्यादा मिलता है। धूल मिट्टी में ज्यादा मत जाए, घर में रहे और मास्क यूज करें। अगर किसी को डायबिटीज है तो बिल्कुल डॉक्टर को मिल के अपना शुगर का दवाई रेगुलरली लें और अपना शुगर चेक करते रहें, शुगर को कंट्रोल करें। अगर किसी का ऐसा कोई भी सिम्टम्स म्यूकोरमाइकोसिस का थोड़ा बहुत मिलता है तो इमीडिएटली आप अपने नजदीक जो भी डॉक्टर है उनके जाके मिलिए, उनके एक बार टेस्ट कराइए। आपको म्यूकोरमाइकोसिस है कि नहीं उसको पहले एक्सक्लूड करिए। अगर ऐसा म्यूकोरमाइकोसिस वहाँ पे कंफर्म हो जाता है तो अर्ली ट्रीटमेंट करिए। तो यही था म्यूकोरमाइकोसिस के बारे में डिटेल्स में। तो आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छा जानकारी इससे मिला होगा और आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इससे डरने वाला कोई बात नहीं है, सबको म्यूकोरमाइकोसिस नहीं होगा। आपका बॉडी सिस्टम अगर इम्यून सिस्टम सही है तो आपको ये म्यूकोरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो आप हमेशा सुस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, डेली थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करिए, अच्छा हेल्दी डाइट खाइए और अपना बॉडी को
मेंटेन करिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको शेयर करिए, दूसरों को भी ब्लैक फंगस के बारे में बताइए।